Jai Hind everyone. Welcome to Defense Mania. I am Riya Shah, Science Faculty at Defense Mania, and today I'm here to discuss with you guys a detailed preparation plan as to how to approach science section of the GS paper in your CDS 2 2021. Okay, so as we all know that this exam is conducted by the UPSC, तो इसके जो questions होते हैं इनका भी एक level होता है, and to crack this you need a preparation plan, a particular strategy, and today I am here to discuss with you guys my strategy of approaching the science section of the CDS paper. Okay, I have cracked CDS and AFCAT several times. Now, objective of this video. Firstly, I'll be discussing the importance of the subject कि किस तरीके से अगर आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ के जाते हो तो आप अपना सेक्शनल कट ऑफ जो आपका 20 मार्क्स है उसे कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो. बिकॉज जीएस के पेपर में बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है दैट इज सेक्शनल कट ऑफ ही उनका क्लियर नहीं हो पाता है. ठीक है, दे आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, इन मैथ्स, बट जीएस में आके वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते. जो सेक्शनल कट ऑफ जो मिनिमम मार्क्स है वही क्वालिफाई नहीं कर पाते. तो वो कैसे होगा मैं आपको वो बताने वाली हूँ. उसके बाद कुछ डेटा मैंने कलेक्ट कर रखा है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं, उसके बेसिस पे क्या इन्फ्लुएंसेस है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको चीजें अप्रोच करनी है, ये सारी चीजें आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू योर स्टडी प्लान, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर को अप्रोच करने की, आपको किस तरीके से पढ़ना है, एंड एट लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगी इन सब्जेक्ट्स के जहां से आपके क्वेश्चंस हर साल आते हैं. ठीक है, सो बेसिकली आई विल बी डिस्कसिंग दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, तो इस वीडियो के साथ ट्यून्ड रहना सो दैट यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ फर्स्टली इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? साइंस इज divided into your three parts, that is physics, chemistry and biology, right? And physics, chemistry, biology से जो questions हैं उसका ये analysis है कि physics से questions जो है comparatively chemistry और bio के मुताबिक थोड़े कम आते हैं. For example, अगर आपके bio और chemistry से 10-11 questions आ रहे हैं तो physics से आपका 8-9 questions इस तरीके से आता है. But this doesn't means कि आप physics को नहीं पढ़ोगे. पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है. ओके, सो दिस इज अ एनालिसिस. यू कैन सी किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थ्रू आउट योर CDS 1, CDS 2 2020, CDS 1 2020 में. ओके, एंड विद दिस डेटा मैंने एक एवरेज निकाला एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज समवॉट लाइक दिस. यहाँ पे यू कैन सी दैट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में कंपैरेटिवली कम आते हैं. अब मैं आपको क्यों बोल रही थी कि साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि साइंस से आपके 28 to 30 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा जीएस के पेपर में. एंड व्हाट आई हैव मोस्टली सीन कि हमेशा आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे साइंस के. नाउ वी नो कि हमारे हर एक करेक्ट आंसर के लिए वी गेट 0.8 मार्क्स, राइट? 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होता है. एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, एक करेक्ट आंसर अप्रोक्सीमेटली फेचेस यू 0.8 मार्क्स. सो अगर आपके 28 to 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस सेक्शन से सिर्फ, तो आप 22 to 24 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो सिर्फ साइंस को अटेम्प्ट करके करेक्टली. ठीक है, एंड साइंस के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, राइट? आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही जाओगे, बी इट करंट अफेयर्स और समथिंग एल्स जो आपका अच्छा सब्जेक्ट होगा. तो समवेयर और द अदर बैलेंस करके यू विल बी एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ. साइंस के मार्क्स लेके ही आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन 2-3 नंबर आप और ऐड कर सकते हो जो भी आपको पेपर में आता होगा. दिस इज वाई योर साइंस सेक्शन इज very important in the
जीएस पेपर, क्योंकि दिस कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स, काफी अच्छा मार्क्स कैरी करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ योर जीएस पेपर. नाउ लेट्स सी हमारे पास जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स. ठीक है, एक तो हमारे पास वो होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, और एक वो होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं. एंड लेट मी टेल यू, नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के दिमाग में ना एक बहुत ही ऐसे मिथ रहता है दिमाग में आफ्टर 10th कि भाई साइंस का है, साइंस हमारे बस की नहीं है, ये वो हमने पढ़ाई नहीं की है, सो वी वोंट बी एबल टू स्टडी इट, साइंस बहुत ऐसे खतरनाक चीज है, कोई रॉकेट साइंस है. नो, even the non-science background can approach the science section very easily, क्योंकि जो questions आते हैं वो बहुत बेसिक्स होते हैं, क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस ही होते हैं, और क्लास 10th तक तो साइंस आप लोगों ने भी पढ़ी होती है. इट्स जस्ट दैट कि उसके बाद से आपका साइंस से कांटेक्ट छूट गया होता है, और इसमें साइंस वाले बच्चों को खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे 10th के बाद 12th के बाद स्पेशली धीरे धीरे छूटने लगते हैं. क्यों छूटने लगते हैं? बिकॉज वी डोंट रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ऑल्सो हम उन बेसिक्स को रिवाइज नहीं करते, हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जो भी टेक्निकलिटीज है हम उसे पढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बेसिक्स में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है. ऐसा नहीं होता है कि हमें आता नहीं है, वी नो दैट थिंग, बट जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें जब हमें 4 ऑप्शंस दिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी, कोई 2 ऑप्शन तो बहुत ही सिमिलर लगते हैं. तो इस चीज के लिए जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको अपना ब्रश अप करना जरूरी है. दे नीड टू रिवाइज दीज बेसिक कंसेप्ट्स. ठीक है, अब जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनकी भी एक प्रॉब्लम होती है. क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास 12th में साइंस तो थी लेकिन मैथ्स के साथ थी. ठीक है, दे आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, उनके पास बायोलॉजी नहीं थी. ठीक है, एंड बायोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज उसमें जो टर्म्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझना. ठीक है, उनको टर्म्स और डेफिनेशंस काफी डिफरेंट होते हैं, एंड अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कभी बायो पढ़ा ही नहीं है, इट विल बी इक्वली डिफिकल्ट फॉर बोथ द पीपल दैट इज नॉन साइंस ऑल्सो एंड साइंस ऑल्सो. सो विल बी डिस्कसिंग कि बायो में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका बायो का सेक्शन इजीली आप कवर अप कर पाओगे. तो इस चीज को भी हम काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं. ओके, तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली तभी आपको फायदा होगा. नाउ फर्स्टली वी नीड टू हैव अ 3-step अप्रोच टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहली चीज है कि हम लोग एक दिक्कत करते हैं अपने साथ, हम ब्लाइंडली बस बुक्स उठा लेते हैं. किसी ने हमें बोला कि सीडीएस की तैयारी करनी है, बुक सजेस्ट कर दिया कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करो. ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, हम एनसीईआरटी उठा के पढ़ने लग जाते हैं बस ऐसे ही आंख बंद करके. नो, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ऐसा हमें नहीं करना होता. ठीक है, वॉट वी नीड टू डू इज फर्स्टली वी हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हमें देखना है कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं. ठीक है, क्या डिमांड रहती है, हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट तरीके से आते हैं. सम आर योर एप्लीकेशन बेस्ड, कहीं पे सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाता है, कहीं पे कुछ. ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम ऐसे ही आंख बंद करके सब कुछ पढ़ते जाएंगे, अगेन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है दैट इज यू शुड एनालाइज your previous year questions. These previous year questions are easily available. Defense Mania app आप जाके डाउनलोड करो, वहां पे you will find the previous year questions. ठीक है, तो वहां से you can easily get these questions and you can analyze that what kind of questions come in your exam, and then you have to study accordingly कि okay इस पार्ट से इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, so I have to study this. ठीक है, दूसरी चीज आपको उसके बाद अपने
कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, कंसेप्ट कैसे क्लियर करोगे? बुक उठा लो या जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डिफेंस मेनिया ने बहुत अच्छा काम किया है। मी एंड माई को एजुकेटर्स, हमने सारे वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, वेर इन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, सारे कंसेप्ट कवर कर रखे हैं साइंस के, और वहां से यू कैन इजीली क्लियर योर कंसेप्ट। तो जो सेकेंड स्टेप है आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो जब भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आप वहां पे उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा भी डिफरेंट आ जाएगा। अगर आपको चीजें याद करने की आदत है तो अगर थोड़ा सा भी चीजें चेंज कर दी जाएंगी पेपर में, देन यू विल बी स्ट्रक। इतना काम कर लिया आपने, पेपर एनालाइज कर लिया, पढ़ाई भी कर ली। नाउ टू चेक योर लेवल कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या है नहीं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कितना रिटेन किया है आपके माइंड ने। फॉर दीज थिंग्स यू नीड टू सॉल्व द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये भी मॉक टेस्ट वगैरह डिफेंस में यहाँ पे अवेलेबल है। दे आर प्रिपेयरिंग मॉक टेस्ट फॉर योर CDS एग्जाम, ठीक है। वहां पे यू कैन गो एंड इजीली सॉल्व, इजीली गेट दीज MCQs और उनको आप सॉल्व कर सकते हो। एंड यू कैन टेस्ट अपनी नॉलेज कि आपने जो पढ़ाई की है वो सही की है कि नहीं, आपको ये सब आता है कि नहीं, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चंस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। बहुत सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि फोर्स कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है, या फिर डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा एपिडेमिक डिजीज नहीं है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन डी में आपका एलिफेंटियासिस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस एनालाइज करने होते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको आता होगा तो आता है, और अगर नहीं आता है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। इधर पे यू कैन सी हियर यू आर हैविंग अ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे यू नीड टू नो ऑल दी 4 टाइप्स। आपको सारे 4 टाइप की चीजें पता होनी चाहिए। 4 नहीं भी पता है तो 2-3 तो पता ही होना चाहिए, सो दैट यू कैन eliminate the options. Even after eliminating the options, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 में आपको confusion हो ही जाता है and then you're not able to mark the answer, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत स्मार्ट है, ये एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजी को अब वो धीरे धीरे फेल करने लगी है, ठीक है। ये देखो फिर ऐसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन से है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसकी नॉलेज रहेगी देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी कि ठीक है पहले पोटेशियम आता है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, टिन, ठीक है। इवन आफ्टर नोइंग द रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल कैसे रिएक्टिव है, कैसे एक्ट करेगा, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो अगेन हियर यू विल बी हैविंग अ लिटिल बिट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, कि हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगेन हियर यू विल बी रिक्वायरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज कि ये एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है, दिस इज मोर रिएक्टिव, तो दिस इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगेन हियर ये आपका एक सेंटेंस दे दिया गया है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ दीज वर फ्यू क्वेश्चंस। अब आपने क्वेश्चंस देख लिया, सबसे पहला काम जो मैंने कहा था आपको दैट वाज योर एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप एग्जाम में पढ़ के जा सकते हो, जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज ऑल माय एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये जो है आपके ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स में भी आपको क्या पढ़ना है दैट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपका काइनेटिक्स आ जाता है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इस वाले पार्ट से ना
सबसे पहली चीज अगर मैं फिजिक्स के लिए आपको बताऊं तो 2-3 चीजें ध्यान में रखना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके यूनिट्स, ठीक है, आपके फॉर्मूले, जो आपकी स्पेशल स्पेशल चीजें हैं जैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, उसकी यूनिट्स, ये सारी चीजें ऐसी है ना, ये सब यूनिवर्सल है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो यूनिट्स और फॉर्मूला ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, ये जितने भी आपके लॉज होते हैं, ओके, जितने आपके लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है, फैराडे लॉ है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज आर देयर। तो ये 3 चीजें आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये 3 चीजें आपके क्वेश्चंस में हमेशा देखने को मिलेगा फिजिक्स सेक्शन से। इन तीनों में से एक ना एक चीज या 2 चीजें आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है। तो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में आपके लॉज ऑफ मोशन, आपके 3 लॉज ऑफ मोशन क्या है, दैट यू शुड नो। ग्रेविटेशन से यू शुड नो द फॉर्मूला, यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेविटी जो आपका है दैट इज स्मॉल जी, उसकी वैल्यू क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। काइनेटिक्स में आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपका फोर्स क्या है, पावर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इनके यूनिट्स पता होनी चाहिए। एंड फिजिक्स के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि अगर आप फॉर्मूले या आपको अगर फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो आप यूनिट्स डिराइव कर सकते हो। तो ये तो दोनों चीजें बहुत ही इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप यूनिट को डिराइव कर सकते हो। तो बेसिकली 2 ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको फॉर्मूलेज और लॉज, क्योंकि इन दोनों पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं फिजिक्स में। देन योर सेकेंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आपका प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें आती हैं। और इससे आपको क्या ध्यान में रखना है, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं कि ठीक है, अगर प्रेशर हमने इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन पार्ट दे कैन आस्क यू, ठीक है। दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 2 अगेन यूनिट एंड फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल्स, तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में मिलने वाला है। इसमें बहुत सारे लॉज हैं, बॉयल्स लॉ है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। इन सारे लॉज को आपको ध्यान में रखना है, कौन सा लॉ किससे एसोसिएटेड है, वॉल्यूम से है, प्रेशर से है, टेम्परेचर से है, ठीक है। तो ये सारे लॉज आपको ध्यान में रखने हैं इस पार्ट से। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस पार्ट से आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। काफी बार इस पार्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। काफी क्या ही क्वेश्चंस आएंगे, 8 या 9 क्वेश्चंस आते हैं, सब मिक्सअप होके आते हैं। बट इट इज बीन सीन कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से हर बार आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। सिमिलरली ऑप्टिक्स से आपको हर बार क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स तो चलो नहीं भी मिलने वाला, बट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपको हर बार एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। इलेक्ट्रिसिटी से अगेन ये क्वेश्चंस दे देते हैं आपका रेजिस्टेंस को लेके, ठीक है, रेसिस्टिविटी को लेके। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, ओके। यहाँ पे अगेन बहुत सारे रूल्स हैं, मैग्नेटिज्म के भी रूल्स हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मैग्नेटिक लाइंस कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट रहेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है आपका, आपने एरिया के साथ कुछ किया, उसे डबल किया या लेंथ को डबल किया, तो रेजिस्टिविटी पे या रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगेन मैंने पहले ही कहा कि यूनिट्स और फॉर्मूला हर पार्ट से इंपॉर्टेंट है, तो इनके यूनिट्स और फॉर्मूला भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड लॉज एंड रूल्स भी पूछे जाते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से भी आपके क्वेश्चंस हर बार आते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका पेरिस्कोप, कलेडोस्कोप, उसका एंगल पूछ लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ लेंगे। ओके, फिर आपका लाइट डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या है, ये सारी चीजें अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन नॉर्मली पूछ सकते हैं कि ये कौन सा फिनोमिनन है, डेफिनेशन देके बोल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज इट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ऑप्टिक्स से देखने मिलते हैं। रेनबो को लेके क्वेश्चन बोल देते हैं वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके वो क्वेश्चंस दे देते हैं। तो ऑप्टिक्स से ये सारे क्वेश्चन जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको देखने मिलता है, वहां से लिंक करके दे ऑलवेज गिव यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, आंख बंद करके, ये इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स, फॉर्मूले वगैरह इसके बहुत, मैकेनिक्स तो बहुत ही ईजी है, इसके बस आपको फॉर्मूले, यूनिट्स, लॉज देख लेने हैं, बहुत ईजी है, यहाँ से बस वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ चीजें आपको देख के जानी है, पढ़ के जानी है, ताकि आप फिजिक्स के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करो। मॉडर्न फिजिक्स में आपके जो साउंड वेव्स ये सारे होते हैं, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, एम्पलीट्यूड पूछ लेंगे, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उनका ईएम वेव्स को लेके। ठीक है, वो आपसे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि कौन सा वेव कहाँ फॉल करता है, कौन से बैंड में फॉल करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईएम वेव्स जो है आपके, जैसे यूवी लाइट हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, इंफ्रारेड वेव्स हो गए, तो इनका वो आपसे पूछ लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है वो पूछ लेते हैं। एंड साइंटिस्ट्स के बारे में, साइंटिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस की बात चल रही है तो साइंटिस्ट को आप मत भूलो। जो आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि किस चीज की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ विल सी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो केमिस्ट्री में, जैसा कि मैंने कहा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में समवॉट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हर बार 9-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको केमिस्ट्री से। ठीक है, 9 to 10, समटाइम्स 11 ऑल्सो। तो केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है साइंस का, अगर हम बात करें पेपर में। तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से आप क्या पढ़ोगे, आप इसके जो आपके एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपके जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर। फिर इस चैप्टर से आपके जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, ठीक है, जो आपके वो मॉडल्स है, रदरफोर्ड मॉडल है, पुडिंग का दिया, जो भी आपके साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है इस पार्ट से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इसमें आपके कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। एटॉमिक वेट भी ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, कि ये अगर एटम है तो इसका एटॉमिक वेट कितना है। जैसे मेरे को अगर ध्यान है तो क्लोरीन वगैरह का एटॉमिक वेट पूछा हुआ है। तो एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, ये सारी चीजें आपका इस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। एटलीस्ट जो आपके 20 स्टार्टिंग के जो 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो आपको वैसे भी याद रहेगा, ये तो हम लोग 10th क्लास में सब लोग पढ़ के आते हैं ना, उसके बाद ही हम लोग का बाइफर्केशन होता है इनटू साइंस एंड नॉन साइंस। तो ये 20 एलिमेंट के तो आपको एटॉमिक वेट्स पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लोरीन का जो वेट है वो कुछ पॉइंट्स में 35.5 है। तो जहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंट है वेट में, जो हमें याद करने वाली चीज है, जहां पे बच्चे डाउट में आ सकते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन वहीं से थ्रो करती है। सो यू शुड नो दीज थिंग्स। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल भी बनाने की कोशिश 2-3 साइंटिस्ट ने की थी। अब वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट का पीरियोडिक टेबल हम अब जाके फॉलो करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके साइंटिस्ट जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, उन्होंने कुछ कुछ
प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, और उससे उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस साइंटिस्ट का फॉलो करते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके जो एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, नहीं है, हैलोजेंस क्या है, ठीक है, अल्कली मेटल्स क्या है, इनकी वैलेंसीज, ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी भी पूछ ली जाती है। नॉट ओनली दिस, कभी कभी कंपाउंड्स की भी वैलेंसी पूछ ली जाती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद जो आपका तीसरा पार्ट है दैट इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, नॉन मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, मुझे अब तक याद है कि रिएक्टिविटी सीरीज मैंने 8th क्लास में पढ़ा था और मुझे अभी तक याद है, ठीक है। तो वो जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको भूलना नहीं है, वो आपको याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात, मेटल्स की बात करें तो मेटल के ओर्स को लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो मेटल है ये इसका ओर क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेट करके पूछ लेते हैं मेटल्स के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है, ठीक है, किससे होता है, कौन से मेटल को हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए। अब ये बोलोगे कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, सो नहीं, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। 7th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो बहुत इजी है अगर आप प्यार से पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे इसको बहुत हार्ड समझ के नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, इट इज वेरी इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है साइंस। उसके बाद कार्बन और उसके कंपाउंड्स, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, फिर जो इसके स्पेशल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये जो इसके स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, जो आपका फिनॉल बनता है बेंजीन रिंग के साथ, वो जब जुड़ जाता है, तो ये सारी जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला देके आपको कंफ्यूज करके पूछ लेते हैं। तो अगर ये आपका क्लियर रहेगा तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उसके बाद है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके फोर्सेस को लेके है कि ओके, अगर दो एटम्स हैं तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, वैंडर वॉल या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो कुछ टाइप के आपके 4-5 टाइप के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ओके, एंड केमिकल बॉन्डिंग ये कई बार आपके बायोलॉजी से रिलेट करके भी पूछ लेते हैं कि आपके डीएनए में कौन सा बॉन्ड है या फिर यहाँ पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन रिलेशन विथ योर बायोलॉजी ऑल्सो, तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डे टू डे लाइफ में एसिड्स का बेसिस का एप्लीकेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम एसिड या बेस से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एसिड्स बेसिस। अब यहाँ पे भी ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेट करके भी साइंस में भी ना ये लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालते हैं कि अगर आपने एक चीज को पढ़ रखी है तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। समटाइम्स यू हैव टू थिंक पूरा एज अ होल, सब कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ी केमिस्ट्री भी लगानी पड़ेगी बायो में, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट दैट इज योर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स से आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है आपके नॉन स्टिक बर्तनों पे, तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस चीज का पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद बेकलाइट हो गया, ये सब जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, इन सब का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पॉलीमर्स से भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या केमिस्ट्री है, क्या फॉर्मूला है। सो दैट इज अबाउट द केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, जो कि आई गेस नॉन साइंस, साइंस,
जिनके पास मैथ्स नहीं था उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये है ही बहुत वास्ट, और इसके अलावा नॉट ओनली बीइंग वास्ट, इट इज ऑल्सो टफ। मतलब इसके जो टर्म्स होते हैं वो याद ही नहीं रहते, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना कि दिमाग से निकल ही जाते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है, ओके, खुद पढ़ाया है मैंने। सो यू गाइस कैन चेक आउट ऑन द डिफेंस मेनिया ऐप। नाउ अब हम इसकी बात करें तो बायोलॉजी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज योर सेल्स एंड टिश्यूज। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी ने देखा होगा तो वहां से यू मस्ट हैव सीन कि ये जो टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज, यहां से आपको हर बार क्वेश्चन मिलेगा। मैंने कहा बायोलॉजी में जो है अप्रोक्सीमेटली आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, 9 to 10, समटाइम्स 11। तो इतने क्वेश्चंस आपकी बायोलॉजी से आते ही आते हैं। एंड एक ना एक क्वेश्चन आपको सेल्स एंड टिश्यूज वाले पार्ट से मिलेगा। दे विल आस्क यू, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कमांड सेंटर कौन सा है सेल का, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, ठीक है, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये सेल्स एंड टिश्यूज से पूछ लेते हैं। टिश्यूज के बारे में पूछ लेते हैं कि चलो एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है कि क्या स्टोर करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सेल्स एंड टिश्यूज से आ जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके दो पार्ट्स और हैं, दैट इज योर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब मैं आपको इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक स्पेशल चीज बताऊं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड द एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो आपके 5 किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको ध्यान में रखो, क्योंकि और ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना सब एनसीईआरटी बेस्ड, जितने एग्जाम्पल्स है सब आपके दिमाग में होने चाहिए, और सिर्फ एग्जाम्पल्स मतलब उनका बेसिक और उनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है दैट विल बी एग्जाम्पल दे देंगे वो एंड देन दे विल पुट अप अ क्वेश्चन टू यू, सो यू शुड नो द एग्जाम्पल एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि आप सारे एग्जाम्पल्स ऐसे याद कर पाओ, ठीक है, और सारा कंसेप्ट भी याद रख पाओ। तो सिर्फ एग्जाम्पल्स आप ऐसे चार्ट वार्ट कुछ बना के, नोट्स बना के आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक आपका सीडीएस का एग्जाम आए तब तक आप इस चीज में पारंगत हो जाओ। नाउ अगेन इन प्लांट किंगडम आपके 5 जो भी होते हैं, ठीक है, 5 डिविजन्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके भी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, ये एग्जाम्पल्स दे के पूछ लेंगे कि ये कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है। एनिमल किंगडम में भी आपके इतने सारे फाइलम्स हैं, सबके कुछ कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, दोज एक्सक्लूसिव फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सारे जितने भी आपके फाइलम्स हैं उनके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो सिर्फ उसी फाइलम में मिलते हैं, दोज फीचर्स एंड द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगेन जब आप फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तीनों पढ़नी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा कि बायोलॉजी बहुत वास्ट है, इसलिए इसके हर टॉपिक में इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, सबका मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बायो सारा पढ़ोगे रिटेन नहीं हो पाता और थोड़ा टफ है। तो ये अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर ली देन यू विल बी थ्रू इन बायोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी से आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे आपका रेडिश है, ठीक है, आपका रेडिश हो गया, देन आपका कैरेट है, तो ये सब क्या है, दीज आर योर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ रूट्स, ठीक है। उसके बाद आपका पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। तो वहां पे दे विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स एंड दे विल आस्क यू ये कौन सा मॉडिफाइड पार्ट है, वेदर इट इज रूट, स्टेम, लीफ। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लेके क्वेश्चन आता है। एनाटॉमी में जाइलम फ्लोएम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम के जो 4 और पार्ट्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियो पूरी नहीं पढ़नी है, प्लांट फिजियोलॉजी से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है बस, ट्रांसपोर्ट और उसका जो ग्रोथ है वो। ट्रांसपोर्ट में यू नीड टू नो द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, और जो आपका ग्रोथ है उसके जो आपके हॉर्मोन्स है, प्लांट के जो आपके 5 हॉर्मोन्स हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत वास्ट है, इट इज रियली वेरी वास्ट। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए
Like I can bring you guys a MCQ series on the important टॉपिक्स जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, वो सारा काम मेरा होगा, ठीक है, कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, आपके लिए क्वेश्चंस लाने हैं, ओके। बट फॉर दैट यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको चाहिए या नहीं, वरना मैं फालतू की मेहनत क्यों ही करूं, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग बताओगे कि आपको MCQ सीरीज चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक्स पे। अब जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत वास्ट है, ठीक है, इसमें आपके सारे सिस्टम्स आते हैं और ह्यूमन फिजियो से 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बायो में, बट अगेन इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि वो किस सिस्टम से पूछेंगे, ये ऑल टुगेदर सारे सिस्टम से एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेल साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर, बट आई वुड सजेस्ट कि जो मियोसिस का प्रोफेज 1 होता है वो पढ़ लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स में जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, जो आपके डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका जो साइंटिस्ट है मेंडल, उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसने लॉज दिए थे कुछ जेनेटिक्स के, वो लॉज इंपॉर्टेंट हैं। बायोमोलिक्यूल्स इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप जो बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड सब, उसकी आप केमिस्ट्री देख रहे हो, उसकी बॉन्डिंग वगैरह देख रहे हो, तो केमिस्ट्री से रिलेट करके इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ पे आपका DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डॉगमा आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स, एवोल्यूशन में कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपके पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे आपका होमोलोगस ऑर्गन, उसके एग्जाम्पल्स, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ लोगे तो एवोल्यूशन वाला पार्ट आपका डन है, ओके। नाउ बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन, इट इज अगेन रिपीटेड। बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। और ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, स्पेशली जो आपका वाइटामिन्स और डिजीजेज हैं, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कुछ नहीं करना होता है इसके लिए, आपको बस एक चार्ट पढ़ के जाना होता है। दूसरी चीज, डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए भी आपको चार्ट पढ़ के जाना होता है। इफ यू गाइज वॉन्ट आई कैन मेक अ वीडियो कि आपको किस तरीके से इसे पढ़ना है, कैसे आपके दिमाग में ये रिटेन आप करवा सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने कहा ना, सिर्फ मैं मेहनत नहीं करने वाली, आप लोगों को भी करना पड़ेगा, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए या नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इकोलॉजी से, आपका जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है, इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स पे आते हैं, ठीक है, जैसे रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ओके, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स कहाँ हुए थे, बसेल कन्वेंशन कहाँ हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो इकोलॉजी से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ये टॉपिक्स कवर करके जाओगे तो आपका जो साइंस सेक्शन है दैट विल बी थ्रू, आप उसे पढ़ के जाओगे, आप साइंस के क्वेश्चंस जो है आपको दिखेंगे कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दी सेक्शनल कट ऑफ। तो हमने सबसे पहली चीज देखी, दैट वाज द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने कर लिया, हमने टॉपिक्स पढ़ लिए। नेक्स्ट काम क्या है आपका, सॉल्व करना MCQs। अब वो MCQs आप जाके डिफेंस मेनिया ऐप पे देख लो, या फिर आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इफ यू गाइज वांट अ MCQ सीरीज ऑन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई कैन ब्रिंग यू दोज, ठीक है। तो अब वो आपको कमेंट करके बताना है। नाउ स्टडी पैटर्न जो आपको डिफेंस मेनिया फॉलो करवाती है, दैट इज सबसे पहला जो काम है, दैट इज यू गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर आप ऐप पे जाओगे,
taking any course, you will be getting the recorded lectures. And ये जो lectures है ये recorded क्यों है? So that सारे जितने भी आपके बच्चे हैं दे आर हैविंग डिफरेंट लर्निंग पेसेस, राइट? तो आपको जिस पेस पे आपको अपने लेक्चर्स खत्म करना है, आप अपने उस पेस पे लेक्चर को खत्म करो. ओके, आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग द लाइव सेशंस. ठीक है, जब आपका एग्जाम नियर होगा then you will be getting the doubt sessions or the live sessions that will be taken by all the educators, respective educators जो भी है subjects के, they will be taking your live sessions and you will be provided with the mocks. ठीक है, आपको mocks मिलेंगे, आपको वो solve करना है. You can solve those questions and test कि आपने कितनी आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, कहाँ तक कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो है दिस इज द स्टडी पैटर्न दैट वी फॉलो. ओके, सो हियर यू कैन सी लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, टेस्ट मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पीडीएफ मिलता है. ठीक है, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं आपको सबके नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स यू विल बी गेटिंग. एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो आपको 33 फाइल्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल योर पीडीएफ्स. ठीक है, ये नोट्स के पीडीएफ है, टेस्ट हैं, ये वीडियोस हैं. तो इस तरीके से हमारा जो कंटेंट है वो डिवाइडेड है. अगेन एट लास्ट यू विल बी गेटिंग द डाउट सेशंस. हियर these are the courses available on the Defense Mania app. You can get any of the course and yes, there is a surprise for you guys. आप ये कोर्स जब लोगे यू कैन अवेल फॉर अ 10% डिस्काउंट. ठीक है, आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. उसके लिए यू कैन यूज द कूपन कोड, माई कूपन कोड, दैट इज माई नेम एंड 1010, दैट इज RIYA10, RIA10. If you will apply this coupon code, you will instantly get a 10% discount. ठीक है, किसी भी कोर्स पे आप कोई भी कोर्स खरीदो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, CDS हो, AFCAT हो, CAPF हो या आपके SSB के कोर्सेज हो. ठीक है, हर कोर्स पे you will get this 10% off if you will apply this coupon code, that is RIA10. Okay, so that's all from my side. Now your work is to tell me in the comment section if you want the MCQ series और आपको क्या क्या चाहिए, मतलब साइंस सेक्शन से और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए होंगी. व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन दबा देना. एंड या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, बिकॉज एग्जाम्स जो है बहुत पास आ रहे हैं एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट. ओके, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच.